अब हालात काफी खौफनाक और लड़ाई झगड़े वाले बन गए। इसके बाद बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू लगा दिया गया। वो कोटा सिस्टम जिसके हिसाब से 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व हैं। इसके बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की। तो एहतिजाज करने वाले लोग चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज को छोड़कर बाकी जितनी भी रिजर्वेशन है इन सबको खत्म कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से। लेकिन साल 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के कुछ 7 बच्चों ने जो है वो पटिशन दायर की हाई कोर्ट के अंदर इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले महीने भारी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर आए एहतिजाज करने के लिए। शुरू में तो ये एहतिजाज काफी अमन वाले ही थे, लेकिन जो है वो अब हालात काफी खौफनाक और लड़ाई झगड़े वाले बन गए। इसके बाद बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया और बांग्लादेशी हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद करवा दिया। इन वायलेंस क्लेशेस में तकरीबन 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अब एहतिजाज करने वाले लोग डिक्टेटर कहकर भी पुकार रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है इस सब मामले के पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इन सारे एहतिजाज की सिर्फ एक बड़ी वजह है, वो है रिजर्वेशन। बांग्लादेश के लोग यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं इनकी हुकूमत के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके हिसाब से 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व हैं, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 44% नौकरियां बची हैं वो सिर्फ मेरिट की बेसिस पर मिल सकती हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान के लिहाज से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी रिजर्वेशन मेरिट के बेसिस पर नहीं मिलती बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की तारीख को जानना पड़ेगा। बांग्लादेश को आजादी मिलने से पहले बांग्लादेश जो है वो इस पाकिस्तान का एक हिस्सा था। उस वक्त उस हिस्से को जो है वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और जिस पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस वक्त जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली जबान बोली जाती थी ज्यादातर और 10% से भी कम लोग उर्दू जबान में बात करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उर्दू जबान में बात की जाए और इसी तरह के काफी सारे इख्तलाफात थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। इसके अलावा शिकायतें भी काफी थी ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से, जैसे कि सियासी मामलात हैं या कारोबारी मामलात हैं। और नवंबर 1970 में जब भोला साइकिल आया था तो उसको लेकर भी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान काफी दूरियां पैदा हुई थी। और इसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने भारी अक्सरियत के साथ सीटें हासिल की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की एहतिजाज के तौर पर। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया गया और इसके बाद जो है वो जंग का माहौल बना और हमें जो है वो 1971 की जंग देखने को मिली। ये वही जंग थी जिसके अंदर इंडिया ने भी भरपूर शिरकत की थी पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद जो है वो एक अलग मुल्क बनता है जिसको बांग्लादेश के नाम से आज हम लोग जानते हैं। तो इस जंग में जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है और इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की नस्लें आज के दिन निशाने पर हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से। क्योंकि देखिए बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% नौकरियों को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के औलादों के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है जिसमें 10% जो है वो खवातीन के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी है। अगर आप इन सब नंबरों को प्लस करेंगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है। लेकिन मेजोरिटी शेयर 56% में से 30% है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए दी गई है। इस आर्टिकल में देखिए ढाका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक तालिबे इल्म फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, और इनका कहना था कि ये एहतिजाज असल में कोटा सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए है। तो एहतिजाज करने वाले लोग चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज को छोड़कर बाकी जितनी भी रिजर्वेशन है इन सबको खत्म कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर वाली रिजर्वेशन सबसे दिलचस्प है क्योंकि इसकी शुरुआत बांग्लादेश के आजाद होने के अगले साल ही यानी कि 1972 में ही हो चुकी थी। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने इसी साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी एक कोटा सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, जिन लोगों ने जिद्दोजहद की मुल्क की आजादी के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां जो है वो रिजर्व की जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि ये नौकरियां जो थी सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई और बाद में साल 1997 में ये कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी इस रिजर्वेशन को रखा जाएगा। और फिर साल 2010 के अंदर ये कहा गया कि इनके बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन दी जाएगी। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए तब्दील होता रहा इन सालों में।
लेकिन आखिर में यही हुआ कि टोटल परसेंटेज जो थी कोटे की वो 56% तक पहुंच गई। 2010 के ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012 और 13 में एक बड़ी हलचल भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। जैसे पाकिस्तान में CSS यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बांग्लादेश में BPSC यानी कि बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है। तो तकरीबन 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विसेज जॉब्स के लिए मुकाबला करते हैं। इसके अलावा काफी खराब हालात हैं मुल्क में और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में द बांग्लादेश जनरल स्टूडेंट्स राइट्स कन्वर्सेशन काउंसिल ने रिफॉर्म्स की डिमांड की बांग्लादेश की गवर्नमेंट सर्विसेज से, और इस वक्त में भी क्लेशेस देखे गए उन स्टूडेंट्स के दरमियान जो इसके खिलाफ थे और जो प्रो कोटा थे। फिर इसके बाद प्रेशर में आकर 8 अक्टूबर सन 2018 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू किया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस जॉब के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। ये मसला यहीं पर खत्म हो गया होता, लेकिन साल 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के कुछ 7 बच्चों ने जो है वो पटिशन दायर की हाई कोर्ट के अंदर इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो दरख्वास्त दायर की गई है दरख्वास्त गुजार की तरफ से वो बिल्कुल सही है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्कुलर को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है और कोटा सिस्टम को दोबारा से बहाल कर दिया जाता है। और यही वजह थी कि फिर पूरे मुल्क में एहतिजाज होना शुरू हो जाता है। एहतिजाज करने वालों का कहना है कि ये जो कोटा सिस्टम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशन को भी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगी। और वैसे भी इस बात का क्या लॉजिक बना? देखिए, फ्रीडम फाइटर्स को तो रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने जिद्दोजहद की थी, अपनी जान को खतरे में डाला था इस मुल्क की आजादी के लिए। लेकिन यहाँ तो इनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि इनके दादा दादी जो है वो फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन ये बात दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी इल्जाम लगे हैं। असल में ये फैसला कौन करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं और कौन फ्रीडम फाइटर्स नहीं है? तो इसीलिए जो है वो ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की हुकूमत ने खुद को दी कि वो खुद फैसला करेगी कि फ्रीडम फाइटर्स कौन होंगे। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में पावर में रही अवामी लीग पार्टी और वजीर आजम रही है शेख हसीना, और यही वो सियासी जमात है जिसने जिद्दोजहद की थी बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए। प्रोटेस्टर का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है। फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन लोगों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शन उठी हैं और आज तक इन ऑब्जेक्शन को हुकूमत की तरफ से गलत नहीं ठहराया गया। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश तक पहुंच जाती है और हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन यहाँ पर एहतिजाज खत्म नहीं होते। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इस एहतिजाज में घुस जाती हैं, जैसे कि BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। एहतिजाज करने वालों को रोकने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं और पुलिस यहाँ पर जो है वो आंसू गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि हुकूमत एहतिजाज करने वालों के खिलाफ कोई भी थ्रेट्स और वायलेंस इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा प्रोटेस्ट और बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग के बीच भी जो है वो क्लैशेस देखने को मिले, जो कि स्टूडेंट विंग से अवामी लीग पार्टी के। दोनों साइड्स यहाँ पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती हैं। हुकूमत के लॉ मिनिस्टर यहाँ पर कहते हैं कि हुकूमत एहतिजाज करने वालों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके। ढाका की यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। हुकूमत प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कोटाज में मुदाखलत नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। लेकिन एहतिजाज करने वालों का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो वो अपनी हुकूमत की इंटेंशन पर शक करते हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम ने एक अल्फाज तक नहीं बोला इन मर्डर्स का जो इनके पार्टी एक्टिविस्ट ने किया है। इस खतरनाक हालात में वजीर आजम शेख हसीना की तरफ से बड़े ही गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स आते हैं। वो जो है वो अपनी बात इस तरीके से कहती हैं कि ये जो एहतिजाज करने वाले इन्हें इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से? अगर फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को बेनिफिट्स मिलेंगे? और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दी जाती है इन रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार? तो दोस्तों, रजाकार का मतलब ये होता है कि एक मदद करने वाला। लेकिन दोस्तों 1971 की इस जंग में रजाकार बाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था
जो कि हमारे मुल्क के जवानों की मदद कर रहा था, और दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहा था। फिर 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार को ढूंढने के लिए और इनको सजा देने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नायानिका मुखर्जी नोट करती हैं कि तकरीबन 37,000 रजाकार को आइडेंटिफाइड किया गया है। उनमें से तकरीबन 26,000 रजाकारों को माफ कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, और बाकी जो थे उनको सजाएं मिली। इनमें से कुछ को सजा के तौर पर जेल में डाल दिया गया और कुछ का ट्रायल चलता रहा, और कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार बाहिनी के 6 मेंबर को फांसी की सजा सुनाई गई इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए। तो अब तक की बातों से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रजाकार का मतलब क्या है बांग्लादेश में, यानी कि गद्दार और एंटी नेशनल। हालांकि इस बात पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी किसी मुल्क में बंटवारे के लिए जंग होती है तो किसी को क्या पता होगा कि ये बंटवारा होगा भी या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो अपने मुल्क के सिपाहियों की ही मदद करेंगे, और हल इस बात का ये निकलना चाहिए था कि जिन लोगों को आज के दौर में रजाकार कहा जा रहा है उन लोगों को उसी वक्त में पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि इनका जो है वो ट्रायल चलाया जाए या इन्हें सजा दी जाए। लेकिन फिर अगर कोई एहतिजाज कर रहा है हुकूमत के खिलाफ इन रिजर्वेशंस को लेकर, तो क्या इन्हें गद्दार का नाम देना सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये वही पुराना तरीका है कि अगर कोई हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज कर रहा है और हुकूमत को पसंद नहीं आता है तो वो जो है वो इन्हें गद्दार का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर अब जो बांग्लादेश की वजीर आजम ने कमेंट किया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि एहतिजाज करने वाले लोग जो है वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर एहतिजाज करने वाले ये कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोतियों को मिल रही है, तो इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, एहतिजाज करने वालों की डिमांड्स कोई बिला वजह नहीं है। बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स की औलादों को तहफ्फुज दिया जा रहा है वो कोई अलग एथनिक माइनॉरिटीज नहीं है, उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से जुल्म सितम नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत में तो वो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है मुल्क के। अगर इन लोगों में से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो इनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि फ्रीडम फाइटर्स की डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके 5% कर दिया जाए, और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड पर्सन का जो कोटा है उसको कम करके 2% कर दिया जाए, तो जो है वो टोटल 7% रिजर्वेशन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में ये जो भी एहतिजाज देखने को मिले हैं वो इन रिजर्वेशन के खिलाफ सिर्फ एक सिम्टम्स हैं, जो असल वजह है वो है बेरोजगारी। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फरहाद हुसैन ने बताया पार्लियामेंट को फरवरी में कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट बची थी इनके मुल्क में। अगर इन्हें फिलअप भी कर दिया जाए तब भी काफी नहीं है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। देखिए, 17 करोड़ लोगों का ये मुल्क है जिसके अंदर से काम करने वाली आबादी सिर्फ 2/3 है, यानी कि 11 करोड़ के करीब, और उन 11 करोड़ में से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब है। मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी काफी लो हैं। साल 2022 में बांग्लादेश ने IMF से मदद मांगी थी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रीबिल्ड करने के लिए, और हाल ही में एक प्लान भी जारी हुआ $5 बिलियन का कर्जा लेने के लिए चाइना से। इसके अलावा बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट भी काफी हाई है, तकरीबन 9% पर डे। वहाँ पर लोगों का खर्चा बढ़ चुका है और नौकरियों की कमी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना तो सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन अगर इस मसले को पूरी तरह से हल करना है तो हुकूमत को यहाँ पर तवज्जो देनी होगी जॉब क्रिएट करने पर। और इसी एहतिजाज में पोस्टर्स और इस किस्म के नारे भी देखे गए जहाँ पर बांग्लादेश की वजीर आजम को डिक्टेटर कहकर बुलाया गया, जैसा कि आप प्रोटेस्टर्स का ये नारा देख लीजिए। इसका मतलब ये है उर्दू में, मैं और तू कौन, रजाकार रजाकार, ऐसा किसने बोला? डिक्टेटर ने। हमें उम्मीद है इस बात की कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना अपने मुल्क के लोगों के मसले को समझ पाएंगी और एक अच्छा कदम उठाएंगी इस मसले के लिए। तो मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।